सारे बच्चों का स्वागत है एक बार हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं आपका एक प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो प्यारी सेटिंग लगा लीजिएगा द्विघात समीकरण का, और आज करेंगे इस चैप्टर का शुभारंभ और पढ़ने के लिए हो जाए एकदम तैयार। तो देखते हैं पहले कि ये चैप्टर कितना महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि ये चैप्टर से सवाल आना फिक्स रहता है हर एक आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो चलो पहले हम समझते हैं कि मैथ में एक होता है चर और एक होता है अचर। मैथ में क्या होता है, एक चर होता है और एक होता है अचर। तो प्यारे बच्चों समझना ये है कि चर वह होता है जिसका मान बदलता है। चर वह होता है जिसका मान बदलता है, अर्थात मैथ में वह चीज जिसका मान परिवर्तनशील हो उसे हम चर कहते हैं। यहां लिख देते हैं परिवर्तनशील। और अचर वह होता है जिनका मान कभी नहीं बदलता है, उसे हम बोलेंगे अपरिवर्तनशील कहते हैं। तो आप ये समझिएगा कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो आपको एक बात बता दूं कि जिससे जितने भी अंक होते हैं 1 से लेके 100 तक या 1000 तक या 2000 तक जितने भी अंक होते हैं, क्या कभी उसका मान बदलता है? अगर आप अपनी कॉपी पे 5 लिखे होंगे तो 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 10 साल बाद वो 5 ही वैसे ही रहेगा, बशर्ते भीगे ना, नहीं तो गायब भी हो जाएगा पूरा पन्ना है। तो अचर वह होता है जिसका मान कभी बदलता नहीं है और चर वह होता है जिसका मान परिवर्तनशील होता है। अब मैथ में इन सब बातों का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसको प्रेम से समझिएगा, बहुत ही आसान है समझना। कि देखिए जब आप कोई सवाल लगाते हो तो आपको सवाल में पता है कहीं x आता है, कहीं y आता है, कहीं z आता है, कहीं x आता है, कहीं y आता है, कहीं z आता है। और जब इसका आप मान निकालते हो तो ऐसा नहीं कि अगर किसी सवाल में x का मान 5 आ गया तो हर सवाल में इसका मान 5 आएगा, क्योंकि हर सवाल में कहीं x का मान 1/2 आएगा, कहीं -2 आएगा, कहीं 3 आएगा, कहीं 81 आएगा, कहीं 36 आएगा। उसी प्रकार से आपका y भी है, एक सवाल में इसका मान लेते हैं 4 आ गया, तो ऐसा तो कोई जरूरी है नहीं कि हर सवाल में y का मान 4 आए। तो इसीलिए जो x y z होते हैं, जो भी इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं, सभी को हम लोग मैथ में क्या मान लेते हैं, चर मान लेते हैं। लेकिन एक बात नोट कर लो, एक बात ध्यान से सुन लो कि जब तक सवाल में ये ना कहा जाए कि a b c या कोई और भी अंक और भी अक्षर ABCDEFGH और भी अक्षर वास्तविक संख्याएं ना हैं, तब तक आप इसको चर मान के ही चलेंगे। जब तक, फिर से सुनिएगा, जब तक सवाल में ए ना कहा जाए कि ABC या XYZ वास्तविक संख्याएं हैं, जब तक ए ना कहा जाए कि वास्तविक संख्याएं हैं, तब तक आप इसको चर मान के ही चलोगे। और एक बात मैं बता दूं अचर के बारे में, जैसे कोई सवाल लिख दिए आप 5x + 4 = 0, इसमें बताओ जो 4 है ये हर एक सवाल रहेगा, चाहे आप पहला सवाल लगा रहे हो, चाहे प्रश्नावली का आखिरी सवाल लगा रहे हो, चाहे बीच में कोई सवाल लगा रहे हो, वहां पे अगर +4 लिखा हो तो 4 ही रहेगा, वो 4 से 5 नहीं बनने वाला है। इसीलिए हो गया अचर और ये हो गया आपका चर। तो आशा करते हैं कि आपको चर अचर समझ में आया होगा। सिंपल वे में समझ जाओ कि मैथ में चर वह होता है जिसका मान परिवर्तनशील रहता है, प्रत्येक सवाल में उसका मान बदलता रहता है, और अचर वह होता है जिसका मान बदलता नहीं है, वो होता है अपरिवर्तनशील होता है। तो आशा करते हैं आपको इतनी बात समझ में आई हो। हाँ, ABCD जो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं वे तभी आपके माने जाएंगे अचर जब तक ये ना कहा जाए कि दी गई संख्याएं क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। तो चलिए यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि द्विघात समीकरण कहते किसे हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा द्विघात समीकरण। देखिए द्विघात समीकरण समझना बहुत ही आसान है, एकदम बेसिक है, एकदम एक ट्रिक के साथ देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो जब चर की अधिकतम घात, किसकी भैया, चर की, चर मतलब x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, जब चर की अधिकतम घात, कितनी घात, अधिकतम घात 1 हो जाए, कितनी हो जाए, 1 हो जाए, तो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं, रैखिक समीकरण
कहते हैं। अगर चर की अधिकतम घात कितनी हो जाए, 2 हो जाए, तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, द्विघात समीकरण कहते हैं। बहुत ही कठिन नहीं, एकदम इजी है। और अगर चर की अधिकतम घात 3 हो जाए तो उसे त्रिघात समीकरण कहते हैं। फिर से सुनो, अगर चर की, चर मतलब चाहे x हो, चाहे y हो और चाहे z हो, जब उसकी घात 1 हो जाए तो उसे हम कहेंगे रैखिक समीकरण। जब अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, उसे बोलेंगे द्विघात समीकरण। और जब अधिकतम घात 3 हो उसे बोलेंगे त्रिघात समीकरण। क्या बोलेंगे, त्रिघात समीकरण। तो बाबू को समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, कोई जादू टोना तो किया नहीं जा रहा है कि समझ में अभी आएगा फिर बाद में उतर जाएगा। तो आपको समझना क्या है कि चर की अधिकतम घात 1 होने पे रैखिक समीकरण, 2 होने पे द्विघात समीकरण और 3 होने पे त्रिघात समीकरण होता है। तो चलिए देखते हैं। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप का मतलब ये होता है मिलता जुलता। व्यापक का रूप का मतलब होता है मिलता जुलता या हुबहू वैसे हो। जैसे कि आपने देखा होगा दशहरे में कि रावण को मतलब मेले में खड़ा करके उसको क्या करते हैं हम लोग, 10 सिर बना देते हैं और उसको जला देते हैं। अब ये बताओ, हम लोग तो खाली रावण की एक आकृतियत बनाते हैं ना, ऐसा नहीं कि हुबहू रावण ही खड़ा है, वो ऐसा तो होता नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग द्विघात समीकरण का एक मानक रूप मानते हैं। मानक रूप क्या होता है देख लेते हैं। मानक रूप, कौन सा रूप, मानक रूप। मानक रूप बहुत ईजी है। देखो क्या होता है, इसमें हम चर को मानेंगे x, तो लिखते हैं ax² धन bx धन c बराबर 0। ax² धन bx धन c बराबर 0। बच्चा देखेगा ओ भाई इसमें a भी है, x भी है, b भी, x भी और c भी, ये तो सब अंग्रेजी वर्णमाला के हैं। इसका मतलब कि सब का सब का ही चर है। लेकिन बाबू ऐसा नहीं कहेगा, वो नीचे लिखेगा कि यहां पर a b व c, a b व c माने ए बाबू और ए बाबू, a b व c तीनों वास्तविक संख्याएं हैं। कौन संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। और वास्तविक संख्याएं का मतलब ए हो गया कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ए नहीं कहा है। अगर यही लाइन ना कहता ना तो हम इतना मान चलते कि भाई ये सब के सब क्या है, चर हैं। लेकिन आपको पढ़ना क्या है, मानक रूप। तो ए मानिए कि यक्स इसमें क्या है, तब चर है। यक्स इसमें क्या है, चर है। अब बताओ यक्स की यहाँ पे पावर कितनी है, बाबू कहेगा 1 है, बाबू कहेगा 1 है। देखो मैथ में कुछ चीजें साइलेंट रहती हैं। अगर यहाँ पे y लिख दिया जाए ना, किसी को बताना होता ना मत, अगर यहाँ पे y लिख दिया जाए तो इसके आगे 1 क्या है, साइलेंट है, लुकाया हुआ है, छुप गया है, दिखाई नहीं दे रहा है। और इसकी पावर है 1 तो वो भी आपका गायब रहता है, वो दिखाई नहीं पड़ता है, तो वो आपको समझना रहता है। तो कोई भी अक्षर ऐसे लिखा हो इसका मतलब वहां पे 1 साइलेंट है और उसकी पावर 1 भी साइलेंट ही है। तो यहाँ पे a b व c तीनों क्या है, वास्तविक संख्याएं होती हैं। और यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1, और यहाँ पे c की पावर कितनी है, 2। तो ज्यादा कौन हुआ, 1 और 2 ज्यादा हुआ। तो 2 होने के कारण, चर की अधिकतम घात 2 होने के कारण इसे कहा जाता है द्विघात समीकरण। तो बाबू इसको लिखेंगे मानक रूप के रूप में। और जब हम इसको पूछेंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे, गुणनखंड करेंगे, श्रीधराचार्य नियम पढ़ेंगे, तब वहां पे काम आने वाला है। तो ax² धन bx धन c बराबर 0। और जहां पे a b व c तीनों वास्तविक संख्याएं हैं। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब सवाल की तरफ हम लोग आपको ले चलते हैं। मिटा दिया जाए इसका, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। चलिए हो गया। अब भाई हम लोग बढ़ते हैं आगे और हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि कौन सा समीकरण द्विघात है या नहीं है। तो प्रश्न सिंपल सा ही आएगा, प्रश्न सिंपल सा ही आएगा। आप एनसीईआरटी बुक लिए हो या कोई भी बुक लिए हो, कोई बुक से मतलब नहीं है, आप मैथ का सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिएगा। और जिस दिन आपको मैथ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, उस दिन मैथ आपको लगेगी हलवा। क्या लगेगी, हलवा लगेगी। तो चलो देखते हैं आगे हमको ये कहा जाता है, सवाल बहुत बार पूछा गया है, बहुत एग्जाम में, बोर्ड में पूछा गया है। बोला गया ये है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात है कि
नहीं है। माने आपको चेक करना रहता है कि जो क्वेश्चन कह रहा है उसमें वो द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो डरने वाली कोई बात एकदम नहीं है, बहुत ही इजी है। तो देखते हैं कैसे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि हमारा क्वेश्चन आ गया कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। एक क्वेश्चन एकदम छप सकता है पेपर में, इसकी पूरी संभावना आप कर सकते हैं। तो पहला सवाल ये आपका आता है, कह रहा है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो पहला सवाल ये आ गया आपका, देख रहे हैं कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्या आ गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। अब आपको चेक करके बताना, इस क्वेश्चन को एकदम गौर से देखिएगा और आपको ये करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो बहुत ही आसान, एकदम आसान है। देखो क्या करते हैं, हम लोग बचपन में पढ़ के आए हैं। देखो x माइनस 2 पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। देखो किसी का होल स्क्वायर का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पे एक बात समझ जाओ, छोटी सी बात, अगर मान लो कहीं पे x का स्क्वायर लिखा हो, इसका मतलब ये होता है ना कि x में 2 से गुणा नहीं है, x का 2 बार गुणा है। x स्क्वायर का मतलब कि x गुणे x है, ना कि 2x है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2 गुणे x कर देते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल के रूप में अगर 2 की पावर 2 दिया जाए तो बच्चा कहेगा कि भाई 2 दूना कितना होता है, 4 होता है। अगर 2 की पावर 3 दिया जाए तो बच्चा कहेगा 2 3 6 होता है। गलत है। यहाँ पे लागू इसलिए हो रहा है क्योंकि 2 में 2 से गुणा करना है ना, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2, कितना आ गया, 4 आ गया। 2 की पावर 3 है, इसका मतलब 2 का 3 बार खुद में ही गुणा है। किसी की पावर 3 का मतलब उसी चीज का खुद में उतनी बार गुणा। इसे मैं लिख दूं 10 की पावर 5, मतलब 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, 5 बार भैया, कितनी बार, 5 बार होता है। तो अब बताओ x माइनस 2 का क्या है, होल स्क्वायर। इसका सीधा सर से बताता है कि x माइनस 2 जो है वो 2 बार आपस में गुणा हुआ है। तो इसके लिए हम लोग काहे 2 बार गुणा करेंगे, हम लोग भाई मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में फार्मूला तमाम होते हैं, तो फार्मूला को याद किए हैं, और फार्मूला जब याद किए हैं तो भैया क्यों हम इतना मशक्कत करने वाले हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर, हम जानते हैं और तुम भी जानते हो कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर और माइनस का 2x वाई, माइनस का 2x वाई। तो x माइनस वाई की स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। और बाबू देख ले, अगर x प्लस वाई का स्क्वायर कहीं जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, ये जो 2x वाई माइनस में है ना, वही हो जाएगा प्लस में। किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन 2x वाई धन 2x वाई। तो अब बताओ फार्मूला कौन सा लगने वाला है, ए लगने वाला है, माइनस वाला फार्मूला लगने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे फार्मूला लगाएंगे। जब लगाएंगे तो चेक करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे x का स्क्वायर, फिर कहेगा y माने इसका स्क्वायर, तुम कहेंगे y मतलब 2 यहाँ पे है तो धन 2 का स्क्वायर, फिर लगाएंगे माइनस, तो माइनस कर देंगे 2ab, 2 अपने मन से लगाए, फार्मूला में 2 था, 2 लगा दिया गया। ab का मतलब, a का मतलब x मतलब y का मतलब 2, धन 1 बराबर 2x माइनस 3। बाबू को डर नहीं लगना चाहिए, एक्स स्क्वायर धन 2 का 2 बार गुणा, तो 2 गुणे 2 कितना आ जाएगा, 4, कितना आ जाएगा 4, और 2 दूना 4x, 2 दूना 4x प्लस कितना 1 बराबर 2x माइनस 3। बहुत ही आसान चल रहा है, एकदम समझ में आ रहा है। फिर से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब बताओ प्लस का 4 प्लस का 1 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 5, प्लस का 5, और कितना लिखा जाएगा 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 3। अब क्या करने वाले हैं, अब इन दोनों को लाएंगे इस साइड, भैया आ जा, तुम्हारा लगने वाला है जरूरत। तो ये दोनों इधर आएंगे मुस्कुरा मुस्कुरा के, तो मुस्कुराने से काम थोड़ी चल लेगा, पक्षांतर कर रहे हैं ना, तो पक्षांतर करने की औकात दिखा देंगे हम इन लोगों को। ये प्लस का है ना, इधर क्या हो जाएगा माइनस का 2x, माइनस का 2x, वही का है माइनस का 3, इधर का आ जाएगा माइनस का बन जाता है प्लस। ये पक्षांतर जो होता है ना, बराबर के इधर उधर अगर आप किसी अंग को ट्रांसफर करते हो तो उस क्रिया को कहते हैं पक्षांतर। पक्षांतर का सिंपल सा रूल भैया जान ले, प्लस जाएगा उस साइड तो माइनस। अब ऐसा नहीं कि उस साइड से जाएगा तो प्लस माइनस होगा, उधर से भी इधर प्लस आएगा तो माइनस। यानी जब कभी भी प्लस बराबर के इस साइड जाएगा, यानी साइड चेंज करेगा अपना, बराबर के माने लेफ्ट में है तो राइट जा रहा है, राइट से है तो लेफ्ट में आ रहा है। जब कहीं प्लस जाता है ना तो प्लस का जो पक्षांतर कर दे, कहाँ लिखा जाए, यहाँ पे
ये देखिए यहाँ पे देखिए, अगर प्लस का पक्षांतर करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। किसमें हो जाएगा कन्वर्ट? माइनस में। अगर माइनस का पक्षांतर करेंगे तो क्या बन जाएगा? वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी के अलावा गुणे को ले जाओगे तो बन जाएगा भाग, और भाग को ले जाओगे तो हो जाएगा गुणा। क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। अब बताओ, ये प्लस का था ना, बताया था भी साइलेंट होता है प्लस, तो प्लस आगे क्या बन गया? देखो -2x। ये माइनस आगे क्या हो जाएगा? +3। कुछ बचा उधर? कुछ लोग कहेंगे नहीं सर जी एक बचा। किससे एक बचा? पक्षांतर कर रहे हो ना, तो कितना बचेगा? सब 0 बचेगा। क्या बचेगा? 0 बचेगा। अब देखते हैं x² माइनस का 4x माइनस का 2x। अभी इसके पहले वाली वीडियो में बताया गया था बाबू कि माइनस माइनस जुड़ जाता है, गुणा नहीं हो रहा है, माइनस माइनस जुड़ जाता है। तो भाई -4x माइनस 2x माइनस का x 6x और प्लस का 5 प्लस का 3, तो 5 3 8 बराबर कितना? 0। अब मुझे ये बता दो ध्यान से कि इसमें चर कौन है? बाबू कहेगा x। बाबू कहेगा x, क्योंकि इसमें 8 तो कांस्टेंट दिखाई पड़ रहा है, फिर 6 भी कांस्टेंट दिखाई पड़ रहा है, और x कहीं कहा भी नहीं है कि x वास्तविक संख्या है, अर्थात x क्या है? चर है। और x की घात यहाँ पे कितनी है? 1। यहाँ कितनी है? 2। तो लिखेंगे इस समीकरण में x की अधिकतम घात 2 है। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। तो है ना बड़ा सरल सवाल, कुछ नहीं करना था आपको। जो क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन आपका ये था छोला भटूरा जैसा, अब खाली क्या करना, आप उसको खा जाओ बस, कुछ करना नहीं था। देखो चेक करना था, लेकिन देख के मत तुरंत कहना कि हाँ द्विघात 2 हो जाएगा। आपकी ट्रिक बहुत जगह काम नहीं करेगी, समझ गए ना? आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हो ना, समझ जाओ इस चीज को। तो देखो x - 2 का होल स्क्वायर है ना, इसका मतलब x² धन y² -2x का मतलब x, y का मतलब 2, धन का मतलब धन 1, 2x - 3। हमने फिर क्या किया है कि x² 2 के स्क्वायर को 4 किया, -2 दूना 4x +1, फिर 2x - 3 किया, फिर यहाँ पे -4x है, 4 और 1 5 हो गया, 2x - 3 हो गया। इन दोनों को इधर लाए, पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने पे हो गया, हल किए दोनों तो उत्तर आ गया। आप लोगों को समझ में ना आया हो तो आप लोग फिर से पीछे करके देख सकते हैं, आप लोग के पास ऑप्शन रहता है। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल इसी उत्साह और उमंग के साथ क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा दूसरा आज का है, वो आपका ये सवाल दिया है कि x 2x + 3 इज इक्वल टू x 2x + 3 इज इक्वल टू x² प्लस का 1, x² प्लस का 1 दिया है। तो बाबू इसको बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो कुछ करना नहीं है, सिंपल से क्या करो, देखो x यार ब्रैकेट के आगे पीछे देखो। अब मेरी बात ध्यान से सुन जाओ, ब्रैकेट कितने होते हैं? पढ़े होंगे बहुत ब्रैकेट, हम पढ़ेंगे छोटे को, मझले को और बड़े को। ध्यान से देखो इस बात को, जब तक इस ब्रैकेट के पहले कोई चिन्ह ना दिया हो तो हम उसे हमेशा गुणा मानते हैं। क्या मानते हैं? गुणा मानते हैं। अगर कोई चिन्ह दिया है तो वही चिन्ह माना जाता है, समझ गए? अगर ब्रैकेट के पहले कोई चिन्ह ना दिया हो तो उसे हम कौन सा चिन्ह मानते हैं? गुणा मानते हैं। बताओ, ब्रैकेट ये छोटा वाला है, इसके पहले कोई चिन्ह दिया है, प्लस माइनस भाग गुणा कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है? तब गुणा है। क्या है? गुणा है। अब करेंगे गुणा, x गुणे 2x करेंगे तो 2x²। बाबू पढ़ा है हमारा, आधार समान होने पे घातें आपस में जुड़ जाती हैं। क्या कर देते भैया? जुड़ जाती हैं। और जुड़ने का मतलब ये हो गया कि x की पावर 1 गुणे 2x की पावर 1, तो 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर। अब प्लस x गुणे 3 तो 3x हो जाएगा, x गुणे 3 3x, और x² प्लस का 1। अब ये दोनों इधरियन आ जाएगा, ये दोनों अब इधरियन आ जाएगा, और जब इधरियन आ जाएगा तो 2x² + 3x -x² -1 बराबर 0, -1 बराबर 0। अब करेंगे हल, देखो भाई x² ए भी है, x² ए भी है, तो 2x² में से x² निकल गया एक, तो कितना आ गया? इन दोनों हल कर रहे हैं भाई, तो आ जाएगा x का स्क्वायर, धन कितना? 3x माइनस का 1 बराबर 0। अब बताओ क्या लिखोगे? आप लिखोगे क्या कि दिए गए समीकरण में x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। लिख लेंगे
लिखना पड़ेगा। दिए गए समीकरण में x की अधिकतम घात 2 है। कितनी घात है? 2 है। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है।